एपिस्टैक्सिस के बारे में था। तो कुछ स्लाइड्स कंप्लीट हुई थी और हमने पिछले सैटरडे संडे अलग अलग दिया था। ऑस्टियोप्रोसिस था और एपिस्टैक्सिस था। तो हमने ये सोचा कि इसमें ब्रेक करके देने पे यहाँ एक समझ में आता है, फिर दूसरा दूसरा आ जाता है, फिर नेक्स्ट संडे तक थोड़ा सा उसमें लैप्स कर जाता है। लोगों ने कंप्लेंट भी की। आप डायरेक्ट उसी लेक्चर्स को ले लिया करें जो कंटिन्यू आप करते हैं। ठीक है, तो हम उसी बेस पे चल रहे हैं। अगर कुछ नए लोग हैं, साइनोसाइटिस का ये ट्रीटमेंट नोट कर लें, और जैसे ही ये अपडेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा स्लाइड्स का, और हम ग्रुप में डाल देंगे, आपके पास ये प्रोग्राम पहुंच जाएगा। और अगर नोट कर लिया है तो हम कह दें तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कल यहाँ से ब्रेक हुआ था प्रोग्राम हमारा। यहीं से शुरू करते हैं। कैन डिहाइड्रेशन कॉज नोज ब्लीड्स? ब्लडी nose are common and can be caused by variety of factors including dehydration. डिहाइड्रेशन से क्यों ब्लीडिंग होगी? रीज़न, डिहाइड्रेशन होगा तो नोज़ ड्राई होगी। लिप्स, अगर आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब समर होता है मई के महीनों में, तो होंठ भी सूखे होते हैं और गर्म हवाओं की वजह से नोज़ के अंदर भी जो है इंटरनल सरफेस जो वो सूखा होता है। तो बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से भी ऐसा होता है। और ऑटो इम्यून सिस्टम डिजीज़ की वजह से भी नोज़ ड्राई होती है, और जिनकी नोज़ ड्राई होती है उन्हें बहुत इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सारे इन्फेक्शंस ज़्यादा कंडीशन में होते हैं, और ख़ास करके कोविड के इन्फेक्शंस या किसी भी अदर साइड के इन्फेक्शंस, अगर उन्हीं को खतरा है जिनकी नोज़ ड्राई रहती है। ऑटो इम्यून सिस्टम जिसका डिस्टर्ब होगा उसी को कोविड डिस्टर्ब करेगा, वरना नहीं। ये आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ी के साथ कोविड के लिए देखा जा रहा था कि बहुत से लोगों को एक साथ लेगा अपने लपेटे में, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। हमारे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, कोविड का पहला जो कॉल पे हमें सॉरी व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजी गई, कोविड की पहली रिपोर्ट मुझे हमने देखी, और वो भी देखी सीटी स्कैन के ज़रिए। सीटी स्कैन की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव माइल्ड करके आया, जिसे हॉस्पिटल में रखा गया। और मीन्स ये है कि इतने दिनों के बाद मुझे पहला केस देखने को मिला पॉजिटिव, जबकि क्लिनिक हमारी लॉकडाउन के बाद से कंटिन्यू चल रही है और कोविड हर तरफ फैला हुआ है। तो कहना ये है कि बेस करता है कि पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। और ये भी देखा गया, वो पेशेंट्स था पहले किडनेस उसके आती थी, चक्कर आता था और खड़ा नहीं हो पाता था, गिर पड़ता था। ऐसी कंडीशन में हमने उसे S11 A1 और B दिया था। और 2 महीने पहले, सॉरी, जब लॉकडाउन खुला है उसके बाद, और अंडर ट्रीटमेंट ही था, तब तक उसकी तबीयत बिगड़ी और पता ये चला, तो उसे रिपोर्ट, पेशेंट को नहीं बुलाया गया, रिपोर्ट करवा के उसकी रिपोर्ट को व्हाट्सएप पे लिया गया। तो वहाँ पता चला कि ये पॉजिटिव है। तो मैनेजिंग के लिए, मैनेज करने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। इलेक्ट्रो ठीक है, इलेक्ट्रो के हॉस्पिटल्स नहीं है, हम नहीं रख सकते अपने पास। हो सकता है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे में हॉस्पिटल भेज दिया गया और सुपरविज़न में है इस वक्त पेशेंट। नो एनी सिम्टम्स राइज देयर, पेशेंट नॉर्मल है, खा पी रहा है, सब कुछ है, और 2 दिन के बाद ये रिपोर्ट आई है कि छुट्टी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इन्फेक्शंस उन्हीं को होगा जिसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो ये इम्यून सिस्टम
मेंटेन करने के लिए आप ईएच के डॉक्टर्स हैं, सिर्फ S1 यूज़ कर लें तो बेहतर है। और आप S1 के साथ विटामिन सी के जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। विटामिन इम्यून सिस्टम इंक्रीज करने वाले आप फूड्स को लें। ये चीज़ें जो हैं आपके बॉडी के अंदर इम्यून्स को डेवलप करेंगे। इम्यून्स डेवलप होगा तो किसी भी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ एंड कैन बी कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशंस। डिहाइड्रेशंस की कंडीशन में भी बॉडी वीक होती है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और कोल्ड ड्राई एयर, जब ठंडी हवा चल रही हो, ये ख़ास करके दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, इस तरफ ठंडी हवाओं का ज़्यादा ज़ोर होता है। और तो ऐसी कंडीशन में इन लोगों को एपिस्टैक्सिस होने के चांसेस है। और कश्मीर है और आपका शिमला है जहाँ पे बर्फ़ गिरती हैं। साइनोसाइटिस कॉज हो सकता है, साइनोसाइटिस की वजह से होता है। एलर्जीज किसी भी चीज़ की हो जाती है उसके वजह से भी हो सकता है। ब्लड थिंग्स, medications and trauma, one more often not a combination of these factors. So अब आगे बढ़ते हैं। Why do Guzzi gets nosebleeds when they see girls? The notions that sexual arousal cause the heart rate and blood pressures to rise is a something that's a well documented facts. However, in actually sexual arousal and body knows a direct connections. Okay, एक्साइटमेंट भी रीज़न बनता है और एक्साइटमेंट ख़त्म ना हो उसके वजह से भी नोज ब्लीड हो सकती है। व्हाट डज एरोसल मीन्स? That acts of stimulating someone sexual or the state of being sexually stimulated. Some yoga practices improves levels of arousal in sexually unsatisfied women. Unsatisfied women cause होता है नोज ब्लीडिंग का। द एक्ट्स ऑफ स्ट्रिंग्स, आपकी क्लिनिक में अगर कभी कोई वोमेन पेशेंट आए तो उस कंडीशन में, या वोमेन की जगह पे कोई गर्ल्स आए, एडल्ट हो, और उसमें भी ये कॉज हो सकता है कि वो किस टाइप्स की मूवी पिक्चर्स देख रही है, उसके जहन में क्या चल रहा है और एक्साइटमेंट किस लेवल का है, उस पर डिपेंड करता है। आप मेडिसिन देंगे, जब तक उस एक्साइटमेंट का ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो प्रॉपर ट्रीट नहीं होगी, उसको मैनेज नहीं होगी, तब तक वो आपकी मेडिसिन थोड़ी देर के लिए उसके ब्लड्स को कंट्रोल कर सकती, क्योर नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत सी जगह पे हम ये समझेंगे कि क्योर हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी, मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। मैनेज नहीं किया जाएगा तो वो हम मेडिसिन से टेम्पररी उसे कंट्रोल में तो लेंगे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट बॉडी की नहीं पूरी होगी तो वो डिफिशियंसी क्रिएट करेगी और बार बार वो कॉम्प्लिकेशंस सिम्टम्स राइज होगा। ठीक है, द एक्ट्स ऑफ स्ट्रेंग अप देयर स्टेट ऑफ बीइंग स्टार्ड ऑफ एक्साइटमेंट बी एवर्स ऑफ योर लेवल ऑफ इमोशनल एरोजल व्हेन मेकिंग। ये भी डिपेंड करता है एक्साइटमेंट किस लेवल तक का है और कितना ज़्यादा है। Words and other words of arousal and inflammation, awakening, incitement, tissations, string, waking, initiations, inflaming, excitement, और सॉरी इसको थोड़ा सा हमें बाहर निकल के शॉर्ट करना पड़ेगा, आउट ऑफ पोजीशन है।
ठीक है। एक्स एक्साइटेशंस, वैकिंग अप, स्टिमुलेशन, इंस्पायरेशंस। देखिए, अगर एक्साइटमेंट की वजह से होता है तो ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन थोड़ी मैनेज कर सकती है। हमें S1, C1, A1, F1 और WE या B ज़्यादा एक्साइटमेंट की कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं -5 के अंदर। और अगर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है तो कोल्ड वाटर के साथ मिक्स करके देंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक्साइटमेंट कम हो सकता है। ठीक है। S1, C1, A1, F1, WE और B। अगर ब्लीडिंग के चांसेस हैं तो बी साथ में ऐड कर दें। अगर ब्लीडिंग के चांसेस नहीं हैं तो हम WE दे सकते हैं वहाँ पे। वाई डज माई नोज ब्लीडिंग एट नाइट, रात में होने के लिए। नोज ब्लीड्स आर कॉमन एंड मोस्ट पीपल हैव हैड एट लेस्ट वन। द मेडिकल टर्म्स फॉर नोज ब्लीड्स इज epistaxis and dry air is typically responsible for epistaxis। बार बार आ रहा ड्राई एयर के लिए, ड्राई एयर की वजह से ही मुमकिन हो सकता है। और एट नाइट्स व्हेन देयर इज नॉट इनफ मॉइस्चर इन द एयर, अगर एयर के अंदर मॉइस्चर नहीं है। और ये कब होता है? कई बार ऐसा होता है कोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्रैक करने लगते हैं हाथ, स्किन्स वगैरह। ऐसी कंडीशन में नोज़ ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब नोस्ट्रल के अंदर सिक्रीशन म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो रही हो, ऐसी कंडीशन में चांसेस बढ़ जाते हैं। when there is not enough moisture in the air can dry out the lining of the nostrils. They are at this levels the lining cracked and prone to bleeding. Can nosebleeds be sign of leukemic? Sometimes the cause nosebleeds cannot be determined frequently. कभी क्या कॉज बन सकता है ल्यूकेमिया का, ल्यूकेमिक पेशेंट्स हो सकता है अगर नोज ब्लीड हो रही है, सिम्टम्स हैं। ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड, ये क्या हुआ, एक मिनट, सॉरी, कोई कॉल कर रहा था फेसबुक पे। फ्रिक्वेंटली नोज, तो ऐसी कंडीशन में नोज ब्लीड, फ्रिक्वेंटली नोज ब्लीड में मीन यू हैव मोर सीरियस प्रॉब्लम। तो ल्यूकेमिया कंडीशन में भी कभी कभी नोज ब्लीड हो सकती है, लेकिन जनरली नहीं किया सकता। अगर बहुत ज़्यादा नोज ब्लीड हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे समझ सकते हैं। फिर यूँ तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते जब तक रिपोर्ट ना करा लें। फ्रिक्वेंटली नोज ब्लीड may means you have more serious problems. For examples, nosebleeds and bruising can be earlier signs of leukemia. हो सकता है earlier signs of leukemia. Nosebleeds can also be a sign of blood clotting or blood vessels disorders or nasal tumor, both non-cancerous and non-cancerous. Okay. Is blood in a my short normal? If your mucus is stained red or brown, it's blood. If it black, it is likely dust or dirty. Blood in your mucus could result from frequently nose blowing. Blood in your mucus could result from frequently nose blowing or breathing very dry air. जब बहुत ड्राई एयर, ज़्यादा ड्राई एयर हो, ऐसी कंडीशन में हम जब
रहते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन, अभी हमने पहले ही बताया था, म्यूकस मेम्ब्रेन जो ड्राई हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ब्लड क्रैक करके वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर बार बार ये चांसेस होते हैं ड्राई मौसम के अंदर, तो हम ऐसी कंडीशन में बी को 50 ग्राम D5 से बनी हुई बी को 50 ग्राम वैसलीन के अंदर, और वैसलीन का फिर आज मेथड बता देते हैं बनाने का तरीका। ऑइंटमेंट आप 1 किलो पे फार्मूला हम बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। 1 kg अगर आप वैसलीन लेते हैं तो 1 kg के अंदर आप 2.5 मतलब 250 ग्राम टू 250 ग्राम्स माइनस कर लीजिए उसके अंदर वैसलीन को, और 250 ग्राम वैक्स मिक्स कर दीजिए। ये ज़्यादा टाइट हो सकती है, अगर टाइट लगे तो फिर आप 100 ग्राम वैक्स ले लें और 900 ग्राम्स आप वैसलीन ले लेंगे। दोनों को दोनों को टेम्परेचर पे रखें, गैस पे रखें, इन दोनों को मिक्स होने दें अच्छी तरीके से, लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। इनको चलाते रहें हल्के हल्के हाथ से, और चलाते चलाते जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाए तो आप इसको गैस को बंद कर दें और फिर इसे संभाल कर उतार लें। बच्चों से दूर रखें, बच्चों पे ये चिपक सकती है और बच्चे जल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में फिर इसे जब ये ठंडी हो जाए तो आप किसी कंटेनर में रख लें, और रखने के बाद आप ज़रूरत के हिसाब से 50 ग्राम आप लें, कोई एक मेज़रमेंट बना लें, आप 50 ग्राम लें और उसके अंदर 5 ड्रॉप बी डाल दें, 5 to 10 ड्रॉप्स बी डाल दें और इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद इसे किसी डिब्बे में भर के रख दें और पेशेंट को दे सकते हैं, और जिसे ड्राई होती है उसे आप दे सकते हैं, ड्राई नोज़ होती है उसे दे सकते हैं। दूसरा एक फार्मूला है, लिक्विड पैराफिन आते हैं, लिक्विड पैराफिन, या फिर आप आलमंड ऑयल ले लें या फिर आप ऑलिव ऑयल ले लें, उसके अंदर 5 ड्रॉप मिक्स कर दें, ड्रॉपर के अंदर भर करके आप दे सकते हैं, और उसे कहें जब भी डालना हो शेक करके नोज़ के अंदर डालें। ये आसान तरीका है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, इसमें तो आप क्लिनिक के अंदर रखें और ईज़िली आपको सिर्फ डाल के मिक्स करके देना है, और उसे भी शेक करके सिर्फ यूज़ करना है, डिब्बी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रीदिंग वेरी ड्राई एयर इफ़ यू, और ख़ास करके जो रात में लोगों की नोज़ ड्राई हो जाती है, ऐसी कंडीशन में रात में लगा के सोने के लिए, तो लगा के सोने के लिए जो आप ऑइंटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर आप S5 कर लें, C5 कर लें, A1 कर लें और B कर लें। ये ईच मेडिसिन आप 5 ड्रॉप कर लें 50 ग्राम के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं, और B को 10 ड्रॉप कर दें। यही फार्मूला रखें क्योंकि इक्वल होता है, कोई अगर हम ज़्यादा भी करते हैं तो रिज़ल्ट इतनी ही आने वाला है, क्योंकि हम जिस पैटर्न पे मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ न्यूट्रल बेस पे हम कर रहे हैं, तो बॉडी को जितना ज़रूरी है उतनी ही उसमें काम होगा और बाकी वेस्ट में चला जाएगा, इसलिए अपनी मेडिसिन को वेस्ट ना होने दें। ये बी को आप चाहे तो एक 50 ml की बोतल भी में ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल में भी मिक्स करके रख सकते हैं, पेशेंट को थोड़ी छोटे छोटे बोतल्स में आप पैक करके दे सकते हैं क्लिनिकल। तो ये 2 पैटर्न है, अगर आपने लिखा है तो ठीक है, वरना फिर से हम रिपीट कर देते हैं। S5 C5 A1 B, ये नोज़ल मॉइस्चर्स के लिए है और ऑयल बेस है जहाँ पे नोज़ ड्राई होती है। इफ़ यू आर सीन ए लॉट ऑफ ब्लड इन योर म्यूकस, हाउएवर टेल योर डॉक्टर्स स्टफ साइनसेस आर अनकंफर्टेबल। साइनस ज़्यादा होने पे, अनकंफर्टेबल होने पे डॉक्टर्स से कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे पेशेंट्स को आप कह के रखें कि अगर ऐसा कुछ है आप घर में चेक करवा लो किसी से, अगर कुछ ऐसा दिखता है तो डार्क म्यूकस बिल्कुल डार्क, रेडनेस ज़्यादा अगर नोज़ के अंदर दिख रही है तो आप फ़ौरन उसे पेशेंट्स को कह के रखें कि वो आपसे कांटेक्ट कर लें, और आप इसे ऑयल्स को बना करके उसे दे सकते हैं, और मिक्सचर में जो मेडिसिन बताई गई है वो मिक्सचर में पीने के लिए आप दे सकते हैं।
इससे क्या होगा, जो ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा उस जगह पे, और इरिटेशंस ख़त्म होने की वजह से, और मॉइस्चर एक्सटर्नल आपने मॉइस्चर्स के लिए यूज़ किया है लिक्विड को, वो वहाँ पे काम करेगी। और दूसरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर जाएगा। क्यों ऐसा होता है, हमारी स्किन ड्राई क्यों होती है? रीज़न ये है कि बाहर से आने वाली जो कोल्ड एयर है हमारे ड्राई स्किन को टच करती है, प्रेस करती है, और इंटरनल जो हीट जो बॉडी से बाहर निकलती है वो एक लिमिट में जाकर रुक जाती है। तो बाहर के सरफेस में कोल्ड की वजह से ड्राइनेस बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब हमारी स्किन ड्राई होती है तो हमें चाहिए S5, C5, A1 और RE ऑयल में मिलाकर स्किन पे लगाएं, जिससे क्रैक होने से बचेगी। L1 भी दे सकते हैं, इसमें L1 भी देख सकते हैं। तो ड्राई के लिए आप यूज़ करें S5, C5, A1 और RE, ड्राई स्किन से बचने के लिए। आप किसी भी ऑयल में मिक्स कर सकते हैं। अगर ऑयल नहीं सही लगता है तो नंबर्स आते हैं लिक्विड पैराफिन का, 40 नंबर के यहाँ होते हैं, 60 नंबर होता है। 60 नंबर का जो लिक्विड पैराफिन होगा बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट होगा, लाइक ग्लिसरीन। और 40 नंबर का जो होगा ऑयल से भी, जैसे कि आपने बहुत से ऑयल्स के बारे में सुना होगा कि चिपचिपे नहीं होते और हेयर में पता नहीं चलते, कई बार ऐड आती है। तो उस टाइप की जो लिक्विड पैराफिन होती है 40 नंबर की होती है, पता नहीं चलती है। तो आप लिक्विड पैराफिन भी रख सकते हैं क्लिनिक के अंदर, और उसमें भी मिक्स करके आप दे सकते हैं। ठीक, स्टफी साइनसेस आर अनकंफर्टेबल। ठीक है, व्हेन शुड वरी अबाउट नोज ब्लीड्स एंड हेडेक्स, कॉल योर डॉक्टर्स इफ योर हेडेक्स। पेशेंट से कह के रखें कि अगर हेडेक्स होता है ऐसी कंडीशन में आप कांटेक्ट करें। सीवियर एंड डोंट्स गो अवे, इधर उधर कहीं जब सीवियर हो कहीं जाए ना। और दिस में बी ए साइन ऑफ प्रीक्लेम्सिया और हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, फिर वो ऐसी कंडीशन में जब हेडेक ज़्यादा हो तो आपको कॉल करें और आप उसको, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हम कैसे मैनेज करेंगे, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। तो ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जब हम ब्लड प्रेशर मैनेज करेंगे तो उसमें S10 लेंगे, A3 लेंगे, F1, C5। अगर आप प्रैक्टिस में RE मैनेज कर सकते हैं तो RE लें। RE वेसल्स को, आर्टरीज को जहाँ पे ब्लॉकेज है ये थोड़ा डायलेट करने का काम करते हैं। अगर ये RE ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई तो BP को हाई कर देगा, जो आर्टरीज है वो अपनी जगह रह जाएगी। तो इस कंडीशन में प्रेशर और राइज हो जाएगा और कोलैप्स हो सकता है पेशेंट। तो अगर मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप B दे सकते हैं, और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तब फिर हम WE दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पेशेंट्स 160 एंड 200 तक ब्लड प्रेशर हमने खुद मैनेज किया है क्लिनिकल, अपनी क्लिनिक के अंदर। और एक दूसरी मेडिसिन आप दे सकते हैं S6, A1। और अगर हम आपने WE मिक्सचर में दिया है, एक ओरल डोज दिया है, तो सेकंड में आप सॉरी इसको WE कर लें, सेकंड वाली को S6, A1 और WE। ये मेडिसिन जो हैं फ़ौरन यूरिन पास कराएगी, और यूरिन पास होते ही BP नॉर्मल की कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। हमारी क्लिनिक में 5 to 10 मिनट्स के अंदर पेशेंट टोटल नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, कई बार देखा गया है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, फिर हम बोल देते हैं S10, A3, F1, C5, RE, BE, WE। इसमें से जो भी आप अपने कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। हम प्रैक्टिस में हाई BP के अंदर RE इस्तेमाल करते हैं, RE 1 to 2 ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं। हमारा पर्पज़ होता है आर्टरीज को डायलेट करने का, वाल्व को रिलैक्स करने का। तो यहाँ पे जब हम लाइट कंडीशन में देखते हैं, ये RE का जो पर्पज़ है, काम है, वो कंजेशन को दूर करना। अगर हम मैनेज करके
आरई को यूज़ करें तो कंजेशन दूर होता है। जिस सरफेस में कोई चीज़ प्लैक हो रही है तो उसे डायलेट करके, जैसे कहते हैं लोगों को एलोपैथिक में ब्लड्स को थिंक करने के लिए, पतला करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। वो मेडिसिन अभी जहन में नहीं आ रही है। और यहाँ पे हम आर्टिस्ट को स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ये जो आर्टिस्ट जो स्पेस प्रोवाइड होती है वो F1 S10 की मदद से होती है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम काम करता है। आर्टिस्ट जो कॉन्ट्रैक्शंस में है वो रिलैक्सेशन में जाती है आरई के साथ F1 जब हम ऐड करते हैं S10 आर्टीरियल मसल्स पे काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। प्रेशर तभी बढ़ता है जब आर्टीरियल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और उसके अंदर कुछ प्लैक्स आना शुरू हुआ। प्लैक्स कब आते हैं? जब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम मैनेज नहीं करता, अननेसेसरी और अनयूजुअली चीज़ को ब्लड के अंदर फ्लो करता रहता है और हमारे खाने पीने की आदत की वजह से भी होता है। तो अगर हम S5 लीवर से मेटाबोलाइज करता है हर उस चीज़ को, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, तो यहाँ पे जब हम S10 देते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल मैनेज होता है और कैल्शियम जो अननेसेसरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहे हो उसे रिमूव करने का काम करता है, उसे मेटाबोलाइज करने का काम करता है। तो यहाँ हम पूरे सिस्टम को सही करते हैं, तब जाकर के हम ब्लड प्रेशर को कंटिन्यू मेंटेन कर सकते हैं। ये एट ए टाइम्स होता है और ये हम प्रैक्टिस करते हैं D5 में। एनी क्वेश्चंस? चलिए फिर आगे चलते हैं। दिस मे बी ए साइन ऑफ preeclampsia और हाई ब्लड प्रेशर एंड ऑर्गन डैमेज। ऑलवेज ऑर्गन डैमेज की पोजीशन पे भी ये हो सकता है। ऑलवेज सी योर डॉक्टर्स इफ नोज ब्लीड्स आर एक्सेसिव एंड योर हेडेक डोंट गो अवे आफ्टर 20 मिनट्स। जब तक 20 मिनट तक वेट करें जब तक हेडेक है, डॉक्टर आ नहीं जाता आपके पास या फिर पेशेंट्स के लिए। Is epistaxis a diagnosis? To diagnosis epistaxis, routine laboratory testing is not required. Patient with symptoms or sign of a bleeding disorders and those with severe or recurrent epistaxis should have CBC. CBC, PT and PTT, CT may be done if a foreign body tumors or sinusitis is suspected. यहाँ पे टेस्ट है। To laboratory tests are used commonly to evaluations coagulations disorders. Prothrombic times PT, which measures the integrity of the extrinsic systems as well as factors common to both system and parietal thromboplastin time, ये PTT, which इससे भी छोटा करना। ये PTT, which measure the integrity of the intrinsic system and the common components. Laboratory evaluations: platelets counts, bleeding times BTT, clotting time CT, prothrombin times PT, activated parietal thrombosis plastin APTT. Coagulation PLT disorders, congenital disorders, deficiency of
VWF molecules, parts of FV8, mediates platelets, additions, pronounced bleeding times, low factors, third alongs a PTT, mucocutaneous bleedings. Laboratory test of the vascular platelets, phases of homeostasis, और ये जो हमें S1 देते हैं इसमें हम होमेस्टेसिस मैकेनिज्म को भी मेंटेन करते हैं एट ए टाइम. ब्लीडिंग टाइम्स BT, टेस्ट ऑफ द coagulation cast, clotting times CT और coagulation times, activated parietal thromboplastin time APTT, prothrombin time PT और thrombin time TT. Coagulations profile BT CT, coagulation profile test BT CT, PT APTT, TT FT PS. Epistaxis stable, compressions, blow nose to clear clot, oximetries 0.1, effective nostrils, apply firm anterior pressure 10 minutes. Quaternary anesthesis with the ludicrous nasal mucus with speculum. If bleeding, identify, कैट्रोलाइज विद सिल्वर नाइट्रेट. यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट की जगह पे बी देंगे. पैकिंग, नोजल टैम्पोन, इम्पेरेटिन विद टैक्सा, एंटीरियर बैलून, टैम्पोन डिवाइस, पैक कंट्रेलेटेड साइड ऑफ ब्लीडिंग परसिस्ट. पोस्टीरियर कंट्रोल, इंसर्ट posterior balloon device or flow catheter if unavailable. Consult otolaryngology. तो एडमिट और IR. यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हॉस्पिटल ही ले जाना बेहतर है. क्लिनिकल इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते और ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ज़्यादातर इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं है, दी नहीं जा रही है. तो इस वजह से जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज को भी जो है अपने अंदर रिकवर कर लेती है. और अगर नहीं हो रही है, कभी ऐसा हो सकता है कि ना रिकवर हो, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देना बेहतर होता है. अगर हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है और उसकी फैमिलीज़ आप पे ब्लेम कर सकती है. तो इसलिए उससे बचने के लिए कोशिश अगर हो गई है तो ठीक है, अगर ज़्यादा सीरियस लग रहा है तो पेशेंट्स को रेफ़र कर देना बेहतर होता है. व्हाट इज़ द नेज़ल पैकिंग मेड ऑफ? These nasal packs are made from compressed hydroxylating polyamine acetate PAVA that expands upon contact with liquid. The pack can be lubricated with an antibiotic ointment as well as lidocaine for comfort. देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैक्स कंप्रेस्ड, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्सपेंड कॉन्टेक्ट. द पैक कैन बी लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट में हम क्या कलेक्ट करेंगे, या तो हम लिक्विड पैराफिन ले लें, और एंटीबायोटिक के लिए हम यूज़ करेंगे. अब आप यहाँ पे इसका भी फार्मूला नोट कर लें. यहाँ पे इसका फार्मूला है, सबसे पहले आप S1 ले लें. ये स्किन केयर, टिश्यूज़ केयर और फिजियोलॉजिकल मेंटेन करती हैं. एंटीबायोटिक के लिए हम वर्वन का यूज़ करेंगे, और एक्सटर्नल है तो वर्टू का यूज़ कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पर लुब्रिकेंट विद एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, तो C5 ले लेंगे जो हेलिंग टिश्यूज़ हैं, इंजरीज़ को रिमूव करने के लिए होता है. यहाँ पर हम A2 का यूज़ करेंगे क्योंकि एक्सटर्नल है और आउटर सरफेस पे A2 का यूज़ किया जाता है. और वेनस सिस्टम ये वेन्स पे काम करती है और GE का इस्तेमाल करेंगे.
ये हम जब ब्लीडिंग नहीं, जी भी ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, बट बी अगर फेल हो रही है तब, और समझ में नहीं आ रहा है कि बी से अगर कंट्रोल ना हो तो फिर जी का यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है वो ब्लीडिंग वेन से हो रही हो। तो वेन्स, कैपिलरीज और वेसल्स जहाँ पे बनती है, कैपिलरीज कनेक्ट विद वेन्स, देयर प्लेस कॉल्ड वेसल्स। कैपिलरीज जहाँ कनेक्ट होती है वेन से जाकर के, छोटी जो माइनर स्मॉल साइज वेन्स हैं, तो उससे वहाँ पे वेसल्स का नाम दिया गया है। आपने पिक्चर्स में देखा होगा, ये हम प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं वेसल्स के लिए, और किडनी फेल के केस में, तो वहाँ पे आपको देख सकेंगे कि किस तरीके से वे आर्टरीज जो है वेन से कनेक्ट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये A2 और G ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, कर लेती हैं, और ये हम उसी फार्मूले पे 10 ड्रॉप G और ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप्स यूज़ करके उसी फार्मूले पे 50 ml लिक्विड या 50 ग्राम्स और वैसलीन के अंदर यूज़ करेंगे। कैथेटर्स अगर आता है, प्रैक्टिस है, आपने ईएनटी में इस चीज़ को किसी ईएनटी के साथ रह कर सीखा है और असिस्टेंट वर्क किया है, तब आप कर सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। अगर आपने कर लिया है तो ये मैनेज कर सकते हैं ईएच मेडिसिन के साथ अगर इमरजेंसी है तो। यहाँ पे देखिए हमने दे रखा है A1 और B का यूज़ करते हैं जब ये यहाँ पे रैप्चर कर जाती हैं कैपिलरीज। क्या है, एंटीरियर एथमाइड आर्टरीज, पोस्टीरियर एथमाइड आर्टरीज और स्फेनेलेटिन एथमाइड आर्टरीज। A1 और B, देयर नोज ब्लीडिंग, डैमेज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में A1 और A2 दोनों वर्क करेंगी। जब आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरी, आर्टरी की जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज जब वेन्स से कनेक्ट होती है वो जगह बनती है वेसल्स। उस वेसल्स के डैमेज होने पे हम A1 और B यूज़ कर सकते हैं। अगर A1 B वर्क नहीं कर रही है तो A2 और G का यूज़ करते हैं। ये ये थोड़ा सा स्मॉल साइज कर दें। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे आ, ये S1 लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों के लिए है, लिम्फेटिक संजेम टेम्परामेंट दोनों के लिए प्रॉब्लम्स होती है एपिस्टैक्सिस का। अगर संजेम टेम्परामेंट का है तो S2 दें, लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है तो S1 दें। A1 बोथ टेम्परामेंट्स। C5 अगर S1 A1, हाँ C5 यूज़ करते हैं। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन से इरिटेशन बढ़ करके टिश्यूज़ लेवल पे पहुंच गया है, तब हम C13 को हटा करके C5 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ फार्मूला पहला बनता है इनिशियल स्टेज में S1 A1 C13 F1 B। सेकंड में बनता है S1 A1 C5 F1 और B। ओके, S1 बॉडी के मैनेज करता है, होमेस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है, तो ये पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ये ब्लीडिंग को और उस जगह को मॉइस्चराइज रखने में मदद करेगा। जब इम्यून सिस्टम इंक्रीज करेगा तो मॉइस्चर ऑलरेडी बढ़ जाएगा। S1 A1 A1 यहाँ पर उसके कोई भी वॉन्ड्स हो उसे हेलिंग के लिए जो है A1 आर्टीरियल मेडिसिन का होना देना ज़रूरी होता है, परगेटिव है, ये ज़ख्म को भरने वाली है। C5 भी है, तो यहाँ पर इंजरीज के कंडीशन में S1 C5 F1 B कर सकते हैं, S2 A1 C5
और F1B भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको मेडिसिन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, आप समझ के कर लेंगे। क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो आप एनी टाइम से आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कभी भी कोई दिक्कत आए मुझे आप कॉल करें, हम पूरा आपको कोऑपरेट करेंगे। प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रो का नाम होना चाहिए। ये नोज ब्लीडिंग पे हमने डायरेक्ट बी दे दी है, डायरेक्ट। अब इस टाइप की अगर ब्लीडिंग होती है, ड्रॉप्स में आ रही है, तो आसान है हमारे लिए कि बी के 2 to 3 ड्रॉप्स हम नोज़ के अंदर डाल सकते हैं। तो इसमें क्या आता है कि हम उसे पेशेंट्स को पहले लिटा लें और सर को नीचे की तरफ कर दें और पैर पे पेलो कर दें, या पैर को ऊपर की तरफ कर दें, इससे भी रुक जाती है। और ऐसी कंडीशन में क्लिनिक के अंदर हम बी को ड्रॉप डायरेक्ट डाल सकते हैं। ख्याल रहे कि रेक्टिफाइड स्पीड में बना हुआ ड्रॉप बिल्कुल मत डालें, वरना फिर पेशेंट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एपिस्टैक्सिस पोजीशंस हैं एंटीरियर, कैसे बैक एज प्लेक्सस, सुपीरियर लेबियल आर्टरीज। मोर कॉमन अकर्स इन चिल्ड्रंस, young adults, usually due to mucosal dryness, less severe. Anterior posterior ethmoid arteries, ये भी हो सकती है। Posterior sphenoplantaring arteries, internal carotid arteries, sphenoid sinus. Less greater platines arteries, less common, old population, हाइपरटेंशिव, आर्थरियोस्क्लेरोसिस डिजीज मोर सीवियर। इस डिजीज की वजह से, आर्थरियोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशंस, आप अगर चाहें तो थोड़ा सा 10 मिनट और ले सकते हैं, तो कुछ स्लाइड्स ख़त्म कर दें, वरना फिर अभी तो स्लाइड्स ज़्यादा बच गई हैं और नेक्स्ट सेशन में हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अभी 80 है और हम इस वक्त हैं 61 पे। तो क्या कहते हैं, थक गए हैं, जाना चाहते हैं, या फिर इसको थोड़ा कंटिन्यू कर दें? कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू कर दें, ठीक है। सर इस टॉपिक को खत्म कर लीजिए। जी क्या करें सर कंटिन्यू। इस टॉपिक को खत्म कर लीजिए सर। अच्छा ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। क्लासिफिकेशंस, एंटीरियर एपिस्टैक्सिस मोर कॉमन्स, coarse sections of the nasal cavities and its vascular sources, anterior ethmoid arteries। यहाँ पे आ रहा है posterior epistaxis और कैसल प्रेस networks of arteries in the front nasal cavities, usually older populations। ये बूढ़े लोगों में, जो 60 के 50 के बाद के लोग हैं, उनकी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। occurs in children and young adults, ये चीज़ जो होगी यंगर्स में होगी और चिल्ड्रन में। हार्ट प्लेटेड रूफ ऑफ द माउथ, STN and ASVD are the most common causes, bleeding from the nostrils, usually due to nasal mucus dryness, posterior ethmoid arteries, or networks of arteries in the back nasal cavities. Significant bleeding in posterior pharynx, alarming as bleeding seen radially but generally less severe, bleeding down the throat. More severe and treatments more challenging. Classification of epistaxis, anterior epistaxis, blood comes out through the nostrils. Posterior epistaxis, blood flow back into the throat. Coffee colored vomits। कॉफ़ी कलर की कंडीशन में हम A2 और G यूज़ करेंगे। जब भी ब्लड का कलर चेंज होता है तो हम वहाँ पे A2 और G यूज़ करते हैं। ये आगे तो हो चुका है, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैस्कुलेटर ऑफ नोज, ब्रांचेस ऑफ इंटरनल carotid system, anterior ethmoid arteries, posterior ethmoid or ethmoid
ethmoidal arteries, branches of external carotid system, sphenopalatine arteries, major branch, greater palatine arteries, superior labial branches of facial arteries, inferoorbital branches of maxillary arteries. इनमें से कहीं से भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है. वैस्कुलेटरी और नोजल, वही चीज रिपीट कर रही है यहाँ पे डायग्राम से. यहाँ पे सेप्टल और कार्टिलेज से ब्लीडिंग हो सकती है रैप्चर होने पे. सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी प्लाटिला, branch of sphenopalatine arteries, posterior ethmoid arteries, anterior ethmoid arteries, Keshe black arteries, orange rings हैं. Incisive canal septal branches of superior labial arteries, greater palatine arteries. अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेजल पैकिंग फॉर सीवियर नोज ब्लीड्स. और किसी एक नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसे में हम कॉटन के अंदर बी लेकर के पैक भी कर सकते हैं. ये स्ट्रक्चर्स हैं मैनेज करने का. ये पैकिंग रखने का तरीका है, मेथड है. द पैक शुड साइट अंडर द इंफीरियर turbinated इंजेक्शन थ्रू. और ऐसा भी हमें अगर करना हो तो हम बी को लोशन बना करके या बी डायरेक्ट इंजेक्शन के अंदर ले करके नोज के अंदर थ्रो कर सकते हैं, या ड्रॉप के से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो थोड़ा फोर्स ज़्यादा होगा, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. पैकिंग, नेजल कैथेटर, स्फेनाइड साइनस, फ्रंटल साइनस. फ्रंटल साइनस की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, या स्फेनाइड साइनस कॉज जो है डेवलप करेगा वो एपिस्टैक्सिस का भी कर सकता है. सिर्फ डायग्राम से यहाँ पैकिंग लाइक दिस. थैंक यू. Any questions and doubts?